1000 प्रश्नों की अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला तत्व है लाइकेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लाइकेन लाइकेन को जैव संकेतक या पर्यावरण संकेतक या वायु प्रदूषण का संकेतक या SO2 के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाना जाता है। लाइकेन को जैव संकेतक, पर्यावरणीय संकेतक या SO2 के संवेदनशील संकेतक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लाइकेन कवक और शैवाल इन दोनों के बीच की कड़ी है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। ठीक है। अगले तथ्य में आगे बढ़ते हैं। पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो उसका नाम है टेक्नीशियम। कौन सा तत्व पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो उसका नाम है टेक्नीशियम। ठीक है। अगला तथ्य है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है। पानी के एक गिलास में, ये पानी हो गया, मान ये गिलास हो गया और ये इसमें पानी भर देते हैं। अब इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। क्यों? जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर उतना ही होगा, जितना है उतना ही होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है। अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है वस्तु अपने भार के बराबर ही स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। इसलिए पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। अगला तथ्य पे चलते हैं। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु जब हम द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है। परंतु घनत्व में कमी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनत्व में कमी होती है। जब हम द्रवों को गर्म करते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। ठीक है। आगे देखते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर जो है पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा हमेशा कम हो जाएगा, तथापि शरीर पानी में डूब जाएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यही है कि द्रव को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होगी। इसमें बेसिकली यही समझाया गया है कि द्रव को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होगी तथा घनत्व में कमी होगी। ठीक है। अगले तथ्य पर चलते हैं। NaCl इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। NaCl की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है। NaCl की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः उसका घनत्व भी अधिक होता है, इसीलिए इसका घनत्व भी अधिक होता है। और समुद्री जल के में एक खूबी और है कि इसकी उत्प्लावकता भी अधिक होती है।
समुद्री जल में एक खूबी और है कि इसकी उत्प्लावकता भी अधिक होती है। घनत्व भी अधिक होता है, इसकी उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसीलिए समुद्री जल में तैरना आसान है। इसीलिए समुद्री जल में तैरना आसान है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। NaCl की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, फलतः इसका घनत्व भी अधिक होता है समुद्री जल का, तथा इसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान है। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला तथ्य है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। बैंगनी प्रकाश, इसका तरंग दैर्ध्य, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, जबकि आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम जबकि आवृत्ति सबसे अधिक होती है। वहीं पर लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, ठीक है, परंतु आवृत्ति सबसे कम होती है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, परंतु आवृत्ति सबसे अधिक होती है। परंतु वहीं पर यदि हम लाल प्रकाश का देखते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, अब हम अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक जो होता है, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक, वो दांत को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांत को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या होता है? हेडलाइट में जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट और दाढ़ी बनाने के दर्पण में, दाढ़ी बनाने का जो दर्पण होता है, दाढ़ी का दर्पण में, इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांत को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने के दर्पण में, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला तथ्य है यातायात में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए, यातायात अगर आप कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें जो पीछे से वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यातायात में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला तथ्य है निकट दृष्टि दोष की स्थिति में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष की स्थिति में जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तथा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष
दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, सॉरी, दूर दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट, सॉरी, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग देखे थे कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को मिलाकर सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप का है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? दमन द्वीप का है। मतलब अगर हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सभी को मिला लें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप का है तथा सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। अगले तथ्य की तरफ देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इस झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। कोलेरू झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील एक कोलेरू झील है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कोलेरू झील है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। जैसे ये गोदावरी नदी है, ठीक है, और ये कृष्णा नदी है, ठीक है, इनके बीच में ये कोलेरू झील स्थित है, ठीक है। गोदावरी और ये कृष्णा, इन दोनों नदी के डेल्टाओं के बीच में ये कोलेरू झील स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला तथ्य है कि कर्नाटक में एक शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और यह वराही नदी द्वारा निर्मित है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह वाराही नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। अगला तथ्य है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम हो गया, ठीक है, और ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो इसकी जो चाल बढ़ जाती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है। अगला तथ्य है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना। कभी कभी आप देखते होंगे जब साबुन में झाग निकलता है तो उसमें कुछ चमकदार रंग दिखाई देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बहुलित परावर्तन।
साबुन के जो पतले झाग निकलते हैं उसमें जो रंगों विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं उसी को बहुलित परावर्तन या व्यातीकरण कहते हैं। व्यातीकरण, बहुलीकरण या बहुलित परावर्तन या व्यातीकरण कहते हैं। ठीक है। और अब मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।